हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर में हम लोग की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कि कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वो होता है सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे एक वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे दो तरीके से हमें जरूरत पड़ेगी, एक सिंबल के फॉर्म में और दूसरा एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा, एक सिंबॉलिक फॉर्म और दूसरा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा एक और तरीका रहेगा, एक तरीके से बोल सकते हो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में अभी तक हम लोग जैसे स्केलर क्वांटिटी से डील करते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को या फिर 6th क्लास में जैसे हम लोग देखते थे कि मैथ्स में किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना रहता है, अगर कोई अननोन क्वांटिटी रहती थी, ठीक है, तो उसको क्या मानते थे, एक्स वाई जेड कुछ ऐसा ही मानते थे हम लोग। ठीक है, या ए बी सी कुछ ऐसा नाम दे दिया हमने, जो हमारा अननोन क्वांटिटी रहता था। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, स्केलर क्वांटिटी को। तो जब हमें एक नई क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता चली, तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि हम लोग ये डार्क लेटर से शो करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को। जैसे मान लो नॉर्मल लेटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को क्या करेंगे कि डार्क लेटर से शो करेंगे। डार्क लेटर से शो करने का मतलब हुआ कि अगर आप सपोज ए से डिनोट करना चाहते हो वेक्टर क्वांटिटी को, तो ए जो होगा वो कुछ इस तरीके का डार्क होगा। ठीक है, मतलब थिक लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद जैसे मान लो बी से करना है, तो बी भी क्या होगा, डार्क होगा। बी भी क्या होगा, डार्क होगा। डार्क कहने का मतलब ये है कि थिक लेटर से डिनोट करना है। नॉर्मल जो अगर एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब अगर यूज कर रहे हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर क्वांटिटी को। और वही अगर डार्क लेटर है या फिर थिक लेटर है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ये सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे यूज करना शुरू किया। लेकिन बाद में ये देखा हमने कि अगर सपोज बुक वगैरह प्रिंट करना है, ठीक है, तो प्रिंट करने में क्या होता था, कभी कभी अगर इसको डार्क करना है तो वो कहीं पे लाइट रह जाता था। ठीक है, या फिर हमने देखा तो वहां पे एक और कंफ्यूजन क्या आ जाएगी इससे, कि वो अगर जैसे ही लाइट होगा तो पढ़ने वाला क्या समझेगा कि स्केलर क्वांटिटी है। तो पहला कंफ्यूजन ये आ रहा था। ठीक है, दूसरा कंफ्यूजन ये आने लगा कि मान लो अगर हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर 8-10 लिखने के लिए बोल दिया जाए, 8-10 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जाए, तो ऐसे ले करके कॉपी पहले घिसना पड़ेगा कि ए लिखो फिर उसको थिक करो, या फिर सी लिखो तो उसको फिर मोटा करो, ये अपने पास डार्क करो। तो ये हमने सोचा कि ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट, ये जो है यूज करना इसको कन्वीनियंट हमें नहीं लगा। तो फिर हमने क्या सोचा कि एक काम करेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग नॉर्मल लेटर से ही डिनोट करेंगे कि ए लिखना है, जैसा हम लोग नॉर्मल ए लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, बस उसके ऊपर एक एरो का साइन लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में के रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस भी आ जाएगा। जैसे मान लो कि बी लिखना है तो बी के ऊपर एरो लगा दो, सी लिखना है तो सी के ऊपर एरो लगा दो, एफ लिखना है तो एफ के ऊपर एरो लगा दो। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी को। और अगर वही जो ए बी सी ये सब लिखा हुआ है, अगर इनके ऊपर अगर एरो साइन नहीं बना हुआ है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी को। तो यही हमने देखा कि अगर मान लो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्मल लेटर से डिनोट कर दो, और अगर वेक्टर क्वांटिटी को करना है तो आप नॉर्मल जो लेटर लिख रहे हो उसके ऊपर क्या करोगे, एरो का साइन बना दोगे। तो ये हमारा कैसा रहेगा कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को। इससे फायदा ये भी हुआ कि ना तो बुक प्रिंट में दिक्कत आई और ना ही हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसमें, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में। तो ये हमारा तरीका पहला क्या रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में, कि कोई भी अगर लेटर के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक फोर्स वेक्टर ले लेते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं, आर वेक्टर, तो ये क्या करेंगे, आर लिखेंगे और इसके ऊपर एरो का साइन। एक चीज ध्यान रखना, ये एरो का साइन जो होता है वो डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बताता, सिर्फ ये हमेशा चाहे वेक्टर आपका कैसा भी हो, हमेशा एरो कैसा होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में।
ठीक है, ये कभी ऐसा नहीं बनाते हम लोग, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं सोचना कि अगर वेक्टर इधर की तरफ हो तो ऐसे और वेक्टर इधर की तरफ हो तो ऐसे, ये कभी नहीं सोचना अपने। ये जब भी एरो लगाएंगे इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, चाहे वो वेक्टर इधर की तरफ हो, इधर हो, इधर हो, कैसे किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन था सिंबॉलिक फॉर्म। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा कि इस वाले तरीके में हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? एरो के द्वारा। ठीक है, मान लिया हमने एक, चलो एक एरो बना देते हैं। ठीक है, ये एक एरो बनाया हमने, तो इसमें कौन सी चीज होती है, जैसे मान लो क्या क्या डिनोट करती हैं सारी चीजें। तो पहले एक बार देखो, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेल। इसको क्या बोलते हैं? टेल। ठीक है, ये जो एरो जहां पे बना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। ये जो पॉइंट होता है, जो एरो का एक एंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? टेल। और ये जहां पे एरो का साइन बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? हेड। ठीक, ये जिस लाइन के अलोंग लगता है, ये एरो जिस लाइन के अलोंग हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, जिस लाइन के अलोंग वो एरो बनाते हैं उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, चलो अब ये देख लेते हैं कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कि टेल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हेड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और लाइन ऑफ एक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो टेल होगा वो हमें बताता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को। टेल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर ऐसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ठीक है, फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा क्या बताता है कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। यानी हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कहां पे ला रहे हैं? ये इसी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है वो क्या बताएगा कि किस पॉइंट पे वो पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, वही हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के केस में। ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फोर्स वेक्टर, अगर फोर्स है तो क्या होगा कि ये फोर्स वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, अगर मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक वेक्टर इधर के डायरेक्शन में लगाया, मतलब वो पॉइंट, ये जो वेक्टर है वो क्या हो रहा है? यहां से ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जो सपोज एक पर्सन यहां से डिस्प्लेस होकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करके यहां पे पहुंचा हुआ, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा, मान लिया वो कितना, तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो एक तरीके से कि वो वेक्टर का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां से वो वेक्टर शुरू हुआ है। या एक ऐसा बोल सकते हैं कि वो इनिशियल पॉइंट है किस चीज का? वेक्टर का। ठीक है, तो टेल हमेशा क्या बताएगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वेक्टर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को। हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरो को, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, जो वेक्टर क्वांटिटी है, जिस वेक्टर को हम लोग एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? जैसे मान लो सपोज एक वेक्टर हमने ऐसा बनाया, ठीक है, एक वेक्टर ऐसा बना, अगर मैंने एरो इधर की तरफ लगाया तो ये बता रहा है कि इधर की तरफ वो वेक्टर जा रहा है। जैसे अगर सपोज इसी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स अगर ऐसे लगा दूं, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एरो क्या बताएगा कि ये जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं वही चीज अगर चेंज करके इधर की तरफ एरो लगा दूं,
तो ये क्या बताएगा कि ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अब ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। यानी पहले केस में अगर ये पुलिंग फोर्स था, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, पुल कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना रहता है तो हम अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और ऑब्जेक्ट को पुश करना रहता है तो क्या, उस ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो एक बार देखो कि ये जो एरो हमने लगाया, तो एरो साइन अगर इधर की तरफ है तो क्या बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं। अगर वही एरो का साइन इधर की तरफ लगाया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं। यानी ये क्या कर रहा है कि वेक्टर को के डायरेक्शन को बता रहा है कि किस डायरेक्शन में, जैसे फोर्स वेक्टर है अगर, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। या फिर जैसे देख लो कि मान लो एक पर्सन यहां से चल के यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना पड़ेगा वो क्या होगा, ये अगर इसका इनिशियल है और ये इसका अगर फाइनल पोजीशन है तो क्या होगा, ये इधर की तरफ। समझ आए, ये क्या बताएगा कि पर्सन यहां से चल के यहां पे आया है, मतलब उसकी फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है। अगर मान लो मैंने एरो इधर की तरफ बनाया तो ये क्या बताएगा कि पर्सन का इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो देखो एरो का साइन चेंज करने से, या एरो का ये जो एरो का जो डायरेक्शन, ये जो हेड का जो है वो डायरेक्शन चेंज करने से हमें किसके बारे में क्या चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो ये हमें जो हेड होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो भी वेक्टर क्वांटिटी, जिस भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होगा कि किस लाइन के अलोंग वो वेक्टर लग रहा है, या किस लाइन के अलोंग वो वेक्टर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैंने ये बोला कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या बताएगा, लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। ठीक है, अगर फोर्स किसी एंगल पे इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। यानी जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो हमें क्या बताएगा कि किस लाइन के अलोंग वेक्टर लग रहा है। यानी जैसे मान लो सपोज ये वेक्टर वो इस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये वेक्टर है इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन। इसका यूज होगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा इससे रिलेटेड, वहां पे इसका यूज होता है, ध्यान रखेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा कि जिस लाइन के अलोंग वेक्टर लगता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, चलो तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, द लाइन अलोंग विच, द लाइन अलोंग विच वेक्टर एक्स। ठीक है ना, जिस लाइन के अलोंग वेक्टर लगता है या वेक्टर अप्लाई होता है उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो इसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एरो, ऐसा नहीं है कि कितनी भी लेंथ का कभी भी बना दो, जो लेंथ ऑफ एरो होता है वो हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज हमें क्या देखना है कि लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो हमें क्या बताएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चलो एक बात बताओ, जैसे वेक्टर क्वांटिटी में हमने क्या देखा था कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ एरो, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के। समझ आया चीज कि ये जो लेंथ ऑफ एरो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया मैंने। ठीक है, अगर मान लो इसकी लेंथ मैंने कितनी ले ली, ये 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसकी। ये उस समय मैं कितना एरो बना रहा हूं, कितनी लेंथ का एरो, 5 सेंटीमीटर का। फिर से समझना, मैं बोल रहा हूं कि लेंथ ऑफ एरो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की, ना कि उसके बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं। हो सकता है कि वो 10 न्यूटन को कर दे, हो सकता है 20 न्यूटन को कर दे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना स्केल या कैसा स्केल डिफाइन करते हैं। तो जैसे मान लो 10 न्यूटन जो है वो इस लेंथ के एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया हमने,
तो अगर हमें 20 न्यूटन करना है तो इसका डबल लेंथ का होना चाहिए। 20 न्यूटन अगर करना है तो इससे डबल होना चाहिए। अगर हाफ 5 न्यूटन करना है तो इसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा कि अब एक बार देखो कि 10 न्यूटन इसके द्वारा 20 न्यूटन करना है तो इसका डबल, 5 न्यूटन तो इसका हाफ। तो इसकी जो लेंथ होती है वो हमारी क्या होगी कि वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अपने को, ये इसकी जो लेंथ की प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा फोर्स तो ज्यादा बड़ा वेक्टर, ज्यादा बड़ा ये लेंथ ऑफ एरो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, जैसे मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सपोज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये अगर मान लो मैंने इसको 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट किया, ये कोई फिक्स नहीं है कि सर आप 10 न्यूटन को 5 सेंटीमीटर से ही रिप्रेजेंट करो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने 10 मीटर को इतने बड़े लेंथ से किया, या फिर ऐसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट ही मान लेते कि 10 न्यूटन फोर्स को मैंने इतने बड़े एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया, तो 5 न्यूटन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा छोटा मतलब हाफ, और अगर वही 20 न्यूटन करना है तो इससे भी बड़ा मतलब लगभग इतना, ये क्या होगा 20 न्यूटन। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा लेते हैं एरो, कि हमारा जो एक तरीके से रेफरेंस है, या एक तरीके से जो रेफरेंस ले रहे हैं वो कितने कैसा ले रहे हैं। 10 न्यूटन हमने क्या लिया, इतने बड़े लेंथ को, 20 न्यूटन इसका डबल होना चाहिए, 5 न्यूटन इसका हाफ होना चाहिए। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप 10 न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर ही लोगे, 20 न्यूटन के लिए 10 सेंटीमीटर, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि 10 न्यूटन ये रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 न्यूटन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, गलत होगा। लेकिन यही होना चाहिए कि बस इसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसका हाफ 5 न्यूटन और इसका डबल 20 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीजें देखी अपन ने, एक टेल, हेड, लाइन ऑफ एक्शन, और एक और चीज देखी हमने क्या, लेंथ ऑफ एरो। टेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हेड किसको, कि किस डायरेक्शन में वेक्टर लग रहा है। तीसरा लाइन ऑफ एक्शन, कि किस लाइन के अलोंग वेक्टर लग रहा है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो लेंथ ऑफ एरो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक और पॉइंट हमें क्या देखना है कि जो एक वेक्टर को अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, उसके अलोंग या उसके पैरेलल आप कहीं भी मूव कराओ वो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसकी लेंथ सेम रखनी है। मैं बोल रहा हूं कि इस वेक्टर को इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या उसके पैरेलल आप कहीं भी मूव कराओ उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं माना जाएगा अगर आप उसका लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो सपोज मैंने एक वेक्टर ले लिया, कोई भी वेक्टर ले लिया, मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, एक वेक्टर जब भी लिखेंगे, अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे तो उस समय उसका कुछ ना कुछ हम लोग एक नाम दे देंगे। ठीक है, ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, बी। अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन बोलूं तो ये रहा इसका लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अब इस वेक्टर को इसकी पैरेलल कहीं भी मूव करा दूंगा। जैसे मान लो इस वेक्टर को उठा करके मैंने यहां पे बना दिया, देखो लेंथ मैंने सेम रखा है। ठीक है, डायरेक्शन भी इधर उधर नहीं किया, जस्ट इसके पैरेलल मूव करा है, तो ये भी क्या होगा हमारा वेक्टर बी। अगर इसको पैरेलल इधर की तरफ मूव करा दूं, मतलब जैसे यहां पे, तो ये भी कौन सा होगा, वेक्टर बी। ये भी सही, मतलब इसके पैरेलल आप कहीं भी मूव करा दो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ एरो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर उसकी लाइन के अलोंग, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव करा दो। ये लो भाई, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव करा दिया, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव करा दिया। ये लाइन ऑफ एक्शन था, इसी के अलोंग मूव करा दिया, तो ये भी क्या हो गया हमारा वेक्टर है। एक काम करते हैं, इसको पीछे खींच के लाते हैं। ये लो भाई, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग पीछे खींच करके ला, ये भी क्या हो गया वेक्टर। मैं अगर इसी वेक्टर को चाहूं तो यहां पे बना दूं। ठीक है, ये वेक्टर भी क्या होगा, बी होगा। मतलब इसको पहले मैंने ऐसे किया और फिर पैरेलल किया, दोनों साथ में करो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा इस तरीके का कर दिया तो ये वेक्टर बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया, और हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वो चेंज हो जाता है।
तो हमने क्या किया, ये लो एक वेक्टर इधर की तरफ है, यहाँ इधर है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज किया तो वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना अपने को कि एक वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या उसके पैरेलल कहीं भी मूव कराए तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को कि इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड along its line of action, along its line of action or parallel to it, or parallel to it, then vector doesn't change, तब वेक्टर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन लेंथ ऑफ एरो हमें चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करना। ऑब्वियसली अगर आप लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हो या उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो थर्ड हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा ये क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे मान लो कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, कभी ऐसा रहेगा हमें ग्राफ जैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह बनाना हो क्वेश्चन का। फिजिक्स में लगभग हर एक क्वेश्चन का आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो डायग्राम बनाना ये जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा डायग्राम अगर बना रहे हो तो उस समय हमें प्रॉपर डायरेक्शन के दिया हुआ रहेगा कि किस डायरेक्शन में वेक्टर लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर लग रहा है। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मान लो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है भाई, या फिर एक काम करते हैं, इसको नॉर्थ, इसको ईस्ट, इसको साउथ और इसको वेस्ट मान लेते। ठीक है, एक वेक्टर ये लो भाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक वेक्टर का नाम दे दिया हमने ए। ठीक है, समझ आया सभी को, ये वेक्टर है, इसका नाम दे दिया ए। ये एंगल कितना ले लेते हैं, मान लो 30 डिग्री। कितना ले लिया, 30 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड मान लो कितना कि चलो 60 न्यूटन फोर्स वेक्टर लग रहा है, 60 न्यूटन मान लिया हमने कि 60 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट पे, ये फिर से क्या बताएगा हमें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि किस पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, तो यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पे। ठीक है, चलो इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू, ए वेक्टर इक्वल्स टू कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन। अब यही हमें सीखना है एंगल कैसे लिखेंगे। ठीक है, एंगल कैसे लिखेंगे, तो कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। 60 न्यूटन 30 डिग्री किसके साथ बन रहा है, ईस्ट के साथ। किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ आया सभी को, जिसके साथ एंगल दिया हुआ हो, जैसे 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है, वो ईस्ट के साथ। किसकी तरफ बना रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मान लो एक दूसरा फोर्स ले लेते हैं, ये इधर की तरफ मान लो हमने कितना 120 न्यूटन कितना है फोर्स वेक्टर। ये एंगल कितना दे रखा है, 40 डिग्री। कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू कितना न्यूटन, 120 न्यूटन। कितना, 120 न्यूटन। कितना एंगल बन रहा है, 40 डिग्री। ये लो भाई, किसके साथ बन रहा है, नॉर्थ की तरफ, और किसकी तरफ बन रहा है, वेस्ट की तरफ। तो क्या लिखेंगे कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ आया सभी को, जिसके साथ बने तो उसके साथ ऑफ, और जिसकी तरफ बने वो पहले लिखना है। मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। क्लियर हुआ ये चीज। एक और चीज देखना है इसमें कि जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो ठीक है भाई, चलो एक और अगर 45 डिग्री बने तो उस केस में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, दो तरीका रहता है। ठीक है, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में एक 20 न्यूटन का फोर्स लगे, ये कितना 45 डिग्री पे, ये मान लो नाम दे देते हैं कितना, डी वेक्टर दे दिया। क्या ने दे दिया हमने, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन। पहले मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद डी इक्वल्स टू 20 न्यूटन। कितने एंगल पे लग रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, अब एक बात देखो, चाहो तो इसको साउथ ऑफ ईस्ट लिख देंगे, इसके हिसाब से क्या है, किसके साथ एंगल बन रहा है, ईस्ट के साथ।
तो साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ क्या होगा, ईस्ट, ठीक है। या ऐसे देख लो कि 45 डिग्री जब बन रहा है तो ये एक तरीके से एंगल बाइसेक्टर पे बन रहा है। यहां से क्या लिख देंगे 20 न्यूटन, एक और तरीका क्या रहेगा 20 न्यूटन साउथ ईस्ट, 20 न्यूटन क्या लिखा हुआ है साउथ ईस्ट, मतलब अगर सीधा ऐसे भी लिख दिया हमने 20 न्यूटन साउथ ईस्ट तो भी इसका मतलब यही रहेगा कि कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अगर कुछ एंगल नहीं दिया हुआ है ऐसे लिखा हुआ है मतलब हमें ये समझ जाना होगा कि एंगल कितना है 45 डिग्री। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा अगर मान लो अगर सपोज ये भूल गए क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम एंगल ही खोजते रह जाएंगे कि यार कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना साउथ ईस्ट लिखा हुआ है मतलब 45 डिग्री का एंगल, ठीक। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। मान लो अगर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू कितना लग रहा है 60 न्यूटन का लग रहा है, कितना लग रहा है 60 न्यूटन, और कितना एंगल बन रहा है 40 डिग्री। किधर क्या लिख दे तो लिख देते हैं क्या साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट ऐसा लिख दिया गया, ठीक। चलो इसको रिप्रेजेंट करके देख लें। तो साउथ ऑफ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच बना हुआ, ठीक है। और ऑफ वेस्ट बना है तो किसके साथ वेस्ट के साथ, तो ये रहा वेस्ट के साथ कितना एंगल 40 डिग्री और ये कितना एंगल 60 न्यूटन के बराबर। यही हमारा क्या होगा एफ वेक्टर। समझ आया सभी को? तो ये हमारा रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होगा। आपको एक दिया हुआ रहेगा कि एक फोर्स वेक्टर लग रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट पे, कैसे ही बहुत सारे वेक्टर दिए रहेंगे उन सबको रिप्रेजेंट करना रहेगा। तो ये काफी, ये भी क्या है, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कि एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ लिया आपने कि मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट पे, यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ वेक्टर, ठीक है। ये हमारा एरो है, ये टेल है, ये हेड है, सभी को पता है ये सब, ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा ऐसा। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 न्यूटन, मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया वो कितने न्यूटन का लगा 20 न्यूटन, कितना 20 न्यूटन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो तो ये फोर्स वेक्टर का मॉड लगा दो, ये एफ वेक्टर लिख के उसका मॉड लगा दो, तो ये फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या फिर चाहो तो सिर्फ ऐसा एफ लिख दो, F इक्वल्स टू ये भी 20 न्यूटन, ये भी सही है, ये भी सही है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये F वेक्टर का ऐसे लिखा या फिर F लिखा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने पास किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हो तो सिर्फ क्या बताओगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर ऐसा चाहे तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, ये मॉड लगाते हैं इसलिए इसको नाम क्या दे दिया मॉडुलस ऑफ वेक्टर। लेकिन अगर आप एफ वेक्टर लिख करके अगर ऐसा लिखते हो 20 न्यूटन तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी वेक्टर, ये आप क्या लिख रहे हो वेक्टर लिख रहे हो, और इधर क्या लिख रहे हो सिर्फ मैग्नीट्यूड, इधर क्या लिख रहे हो आप ओनली मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर के पास तो केवल मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है, डायरेक्शन भी होता है, तो इसीलिए क्या होगा कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा गलत होगा। लेकिन किसी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी। एक बात बता, जैसे मान लो 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ सब क्या है एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इसीलिए क्या है कि ये जो पार्ट है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर क्वांटिटी को, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप ये अगर सिर्फ लिख रहे हो तो आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर को किससे इक्वेट कर रहे हो स्केलर क्वांटिटी से, जो कि क्या हो जाएगा गलत।
तो इसीलिए क्या होगा, जब भी अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो इस तरह से, और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो उसके साथ साथ डायरेक्शन लिखना जरूरी है। जैसे मान लो फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 20 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर आप ऐसे लिख रहे हो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये आपका जो तरीका है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है। क्यों? क्योंकि ये भी वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है। ठीक है, पहला तरीका जो है हमें देखना है, दो मेथड है इसके। फर्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे पहले, फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करना है, जैसे मान लो दो वेक्टर हमने माना, एक ये वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर इधर की तरफ बी वेक्टर हो गया। थोड़ा सही बना लेते हैं यार, ये रहा बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। अब इन दोनों के बीच का एंगल बनाना, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इन सब के बिना अपना वेक्टर का ना क्वेश्चन सॉल्व होगा, ना आगे जो भी सारे चैप्टर्स में वेक्टर तो आएगा ही, वो भी सवाल रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इसको। पहला जो तरीका है उसमें दोनों के टेल को ज्वाइन करना है। जो दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल निकालना है, उनके दोनों के टेल को ज्वाइन करना है। किसको? टेल को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, ऐसा तो है नहीं कि इसको कैसे भी उठा करके ले आएंगे, एक वेक्टर को हमें चेंज तो करना नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उस वेक्टर को उसकी लाइन ऑफ एक्शन के या तो अलोंग मूव कराओ या फिर उसके पैरेलल। तो ये बताइए, सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझेंगे हम, ये रहा ये वेक्टर, इसको एकदम ऐसे ही पैरेलल उठा के ले आए। ये वेक्टर है, इसको पैरेलल उठा के ले, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल में ऐसे उठा सकता हूँ, तो ये लाया उठा करके ये वेक्टर। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो इसको उठा करके पहले मैं अगर ऐसे ले आऊंगा, फिर इसको डिस्प्लेस कर दूंगा पैरेलल, तो ये वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। ये वेक्टर क्या हो गया, बी। तो इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वही लेके चलना है। जैसे मान लो कि ये अगर थीटा है और ये कौन सा है, अल्फा, ये कौन सा है, अल्फा, तो थीटा इज लेस देन किससे, अल्फा, थीटा इज लेस देन अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, यही लेके हमें क्या करना है, चल रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो सपोज ये वेक्टर सी रहा, दूसरा वेक्टर ऐसा डी रहा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच का एंगल निकाल लो। तो सबसे पहले क्या करो, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसको उठा के ऐसे डिस्प्लेस कर दो, ये कुछ ऐसा ही आएगा सी वेक्टर। ठीक है, इसको उठा करके ऐसे डिस्प्लेस कर दिया पैरेलल। ठीक है, उसके बाद डी वेक्टर है, डी वेक्टर को पहले काम करते मैं ऐसे उठा के लाता और फिर नीचे, डी वेक्टर को पहले ऐसे लाया फिर नीचे ले आया। ठीक है, तो ये डी वेक्टर किधर की तरफ, इधर के डायरेक्शन में। तो ये जो टेल, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये मान लो अल्फा, तो यही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक वेक्टर इधर की तरफ रहा, एक वेक्टर ऐसा ई वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसा रहा एफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ई वेक्टर को लाते हैं, तो ये रहा हमारा ई वेक्टर, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, तो ये हमारा क्या हो गया, ई वेक्टर ऐसे। ठीक है, और एफ वेक्टर को, ये रहा, इस वेक्टर को सीधा ऐसे उठा के ले आओ, तो यहाँ से एफ वेक्टर इधर के डायरेक्शन में, तो ये जो बीटा एंगल बन रहा है यही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है हमें कि दोनों के टेल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो दोनों के टेल को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं हम लोग, इसके बाद लिखते हैं कि इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं कि इफ टेल ऑफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड, दो वेक्टर के टेल को
ज्वाइन करें, देन एंगल फॉर्म्ड एट द ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड एट द ज्वाइनिंग पॉइंट will be angle between two vectors, ठीक है। ये क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ये एंगल कौन सा होना चाहिए, स्मॉलर एंगल, ऐसे लिख लेते हैं, स्मॉलर एंगल, ठीक है। स्मॉलर एंगल फॉर्म्ड एट द जॉइनिंग पॉइंट विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे हम लोग इससे पहले वाले मेथड में कि दोनों के टेल को ज्वाइन करते थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखेंगे। जैसे मान लिया सपोज एक वेक्टर ये ले लिया हमने, दूसरा वेक्टर ये लिया था, ये पिछला होगा, ये जो फर्स्ट मेथड में फर्स्ट एग्जांपल लिया था वही है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखेंगे। यानी ये रहा हमारा एक वेक्टर ए, ये देखो इसको पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके हेड के ऊपर इसका टेल रखना है, मतलब इसको उठा करके ये रहा ऐसे रखना है। इसको पहले मैं कैसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इस तरह से, फिर यहाँ पे पैरेलल। तो ये हमारा क्या होगा, ये वेक्टर बी हुआ, ठीक है। ये देखो हमने एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखा, तो जिसके हेड के ऊपर रख रहे हैं उसको एक्सटेंड करना है। एक बात फिर से यहाँ ध्यान रखना है, किसको एक्सटेंड करना है, जिसके हेड के ऊपर रख रहे हैं उसको एक्सटेंड करना है। तो जो एंगल फॉर्म होगा वही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सबसे पहले क्या किया कि एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखा, तो जिसके हेड के ऊपर रखना है उसको एक्सटेंड करो, तो वो जो एंगल फॉर्म होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वेक्टर ये लिया सी, दूसरा वेक्टर डी, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया ऐसा डी वेक्टर। तो ये हमारा क्या होगा, एक सी वेक्टर ये बनाया हमने। अब इसके हेड के ऊपर रखना है, ये इसका हेड है, तो इसके हेड के ऊपर इसका टेल, ये सीधे ऐसे डिस्प्लेस कर दो, तो ये रहा हमारा डी वेक्टर। अब किसको एक्सटेंड करेंगे, तो सी वेक्टर को, क्योंकि इसके हेड के ऊपर रखा हुआ है। तो ये एंगल क्या हो गया, जो भी बीटा अल्फा गामा जो भी देना है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एक और एग्जांपल फिर, जैसे मान लो ये वेक्टर हमने एक और जो लिया था उस समय, ये वेक्टर डी ले लो और ये वेक्टर ई ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखना है। पहले डी ले लो, ये रहा हमारा पहले डी वेक्टर, जो हेड लेना है, इसके हेड के ऊपर क्या करना है, इसका टेल, इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे, ये रहा हमारा ई वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होगा, किसको एक्सटेंड करेंगे, तो डी वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाला जो होगा वही हमारा क्या होगा, गामा ले लो, तो ये क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि if tel of one vector is joined with head of another vector, अगर दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया जाए अनदर वेक्टर, तो किसके साथ एंगल फॉर्म करना है, then एंगल formed between, ठीक है ना, एंगल फॉर्म किसके द्वारा, एंगल फॉर्म बाय द एक्सटेंडेड लाइन ऑफ सेकंड वेक्टर, एंगल फॉर्म between extended line of second vector, extended line of second vector, second vector किसको बोल रहे हैं, जिसके हेड से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। extended line of second vector and first vector, ठीक है ना, first vector will be angle between two vector, will be angle between two vector, ठीक है। दोनों वेक्टर के बीच का क्या होगा, एंगल होगा। पहले क्या करना है, ये वेक्टर को हमने इसमें क्या लिखा, फर्स्ट और इसको सेकंड, मतलब एक का टेल अगर दूसरे के हेड से ज्वाइन किया हो
तो जो एक्सटेंडेड लाइन के द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है इस वेक्टर के साथ, वही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा था किसमें, जो एंगल बिटवीन कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच। चलो, तो ये हमारा था क्या कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आज हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है।